नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। अपने इस सेशन में हम फिजिक्स कक्षा 12 के छात्रों के लिए, 12th के छात्रों के लिए फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हमको जो लेसन 2 है, गासियस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स और गास की प्रमेय, इसकी चर्चा करनी है। एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। और आई होप कि आप कंप्लीट कर चुके होंगे वो चैप्टर। आपको पूरा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। आपको अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं दे पाऊँ या उसको मैं हल करके किसी तरीके से आपकी समस्या का हल दिया जा सके। लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, कोविड-19 से पूरा विश्व परेशान है। तो ऐसी स्थिति में आपके विद्यालय कब खुलेंगे, कब अध्ययन अध्यापन ठीक उसी प्रकार से शुरू हो पाएगा, कब आप कहीं जिस तरीके से जिन माध्यमों का उपयोग करके पढ़ रहे थे फिर आप कंटिन्यू हो पाएंगे, इसका कुछ अता पता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप घरों पर हैं, बिल्कुल खाली हैं, कोई काम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने समय का सदुपयोग करें, संचार माध्यमों का उपयोग करके, जो भी आपके पास अवेलेबल कंटेंट हैं YouTube के माध्यम से या और भी जो संचार माध्यम हो सकते हैं, उनकी सहायता से आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। आप अपने पाठ्यक्रम को गति दे सकते हैं, अपना सिलेबस आप धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एनफ कंटेंट अवेलेबल है YouTube पर, और जो नहीं है मेरे चैनल पर भी थोड़ा बहुत अवेलेबल हो गया है और धीरे धीरे मैं अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको इसके जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएँ। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो हम शुरू करते हैं इस सेशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गासियस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गासियस थ्योरम जैसा कि चैप्टर नेम है, लेकिन हमारे जो टॉपिक हैं वो थोड़ा चैप्टर नेम से अलग हटके हैं। वैद्युत फ्लक्स पढ़ने के लिए, गास की प्रमेय पढ़ने के लिए हमको कुछ दूसरे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ना होगा। गास की प्रमेय पढ़ने के लिए वैद्युत फ्लक्स का जानना आवश्यक है। और वैद्युत फ्लक्स जानने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण। क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। घन कोण, सॉलिड एंगल, आप इसके पहले घन कोण नाम सुन चुके हैं। घन कोण आपने नहीं पढ़ा है कहीं, लेकिन घन कोण का नाम सुन चुके हैं। जब मूल राशियों की चर्चा की गई है तो वहाँ दो पूरक राशियाँ भी बताई गई हैं, एक कोण और एक घन कोण, एंगल एंड सॉलिड एंगल। और उसकी यूनिट भी बताई गई है, एंगल की यूनिट रेडियन एंड सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो ये पूरक राशियां कहलाती हैं फिजिक्स में। यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे और बिना इसकी चर्चा किए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गास की थ्योरम पे नहीं पहुँच सकते। तो वास्तव में क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल, अगर कोई समतल है तो उस समतल में क्षेत्रफल के साथ साथ दिशा भी होती है। अब दिशा कैसे होगी? समतल है, पृष्ठ है एक, तो समतल का पृष्ठ है यानी उसका एरिया होगा, और सतह है तो सतह का क्षेत्रफल निश्चित रूप से होगा, और उसमें दिशा भी होती है। तो जो वो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है? वो उस तल के लंबवत होती है। अगर हम इस सतह की बात करें कि हाथ की हथेली है और इसको हम एक सतह मान लें, तो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस तरीके से, तो जो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इसके डायरेक्शन को दिखाएगा। यानी क्योंकि ये 2 डायमेंशन फिगर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ड्रा करके नहीं समझाया सकता है। अगर हम इस बोर्ड को एक प्लेन मान लें, एक समतल मान लें जिसका क्षेत्रफल a है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये तो जो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये इसके डायरेक्शन को दर्शाएगा, यानी क्षेत्रफल को दर्शाएगा। अगर हम एक नोटबुक ले लें, ये नोटबुक है और इसका ये एरिया है, तो इस पर जो इस तरीके से ड्रा किया जाएगा परपेंडिकुलर, वो a के यानी वेक्टर a को
प्रदर्शित करेगा, ये इस तरीके से इसके डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा और इसी को हम यूनिट वेक्टर n लिख देते हैं जो इसकी दिशा को दर्शाता है। यानी अगर हम एक पृष्ठ लें जिसका क्षेत्रफल a है, यानी जो परिमाण है इसका वो a है, तो इस पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए इस तरीके से, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा ये वेक्टर a को प्रदर्शित करेगा और इसका मान होगा यूनिट वेक्टर n इंटू a। यूनिट वेक्टर n क्या है? यूनिट वेक्टर n इसके डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा, इसकी दिशा को दर्शाएगा। यानी क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर समतलीय क्षेत्रफल जो होते हैं उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और दिशा का ज्ञान क्षेत्रफलीय पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए परपेंडिकुलर यानी अभिलंब की दिशा में होता है और इस प्रकार से हम क्षेत्रफल को यानी a को वेक्टर a से प्रदर्शित कर सकते हैं और वेक्टर a का मान क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर n इंटू a। इसके परिमाण को दर्शा रहा है। यूनिट वेक्टर n आप पढ़ चुके हैं, एकक सदिश है जो वेक्टर a की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से यूनिट वेक्टर n पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में एक एकक सदिश है जिसका परिमाण 1 होगा और जिसकी दिशा वेक्टर e की दिशा होगी। तो वेक्टर a की दिशा हमको यहाँ से ज्ञात हो जाती है। अब हम अगर घन कोण की बात करें तो घन कोण यानी सॉलिड एंगल क्या है? कोण क्या है? कोण की परिभाषा बताई गई है कि अगर दो रेखाएं कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसी को हम कोण कहते हैं। ये कोण आगे बढ़ा दें तो ये भी कोण, इधर बढ़ा दें तो ये भी कोण है, ये भी कोण। अगर दो इंटरसेक्ट लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो एक दूसरे को वो जहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं प्रतिच्छेदन बिंदु पर इस प्रकार से बनने वाली आकृति को हम कोण कहते हैं। उसी प्रकार से घन कोण होता है। अगर हम घन कोण की बात करें तो घन कोण के लिए 3 डायमेंशन फिगर की बात होगी। एक गोले का कोई पृष्ठ लिया जाए तो उस पृष्ठ का गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे ही हम घन कोण कहते हैं। कैसे? अगर आप कोई एग्जांपल देखें, एक अम्ब्रेला ले लें, छाते में चारों तरफ तीलियां होती हैं। आप इमेजिन करिए, सोचिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनको केवल सोचकर ही समझा जा सकता है। 3 डायमेंशन फिगर है। तो अगर हम एक छाता देखें और उस छाते में जो तीलियां होती हैं वो आके एक बिंदु पर सेंट्रलाइज होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब हम उस बिंदु पर जो उस छाते के ऊपरी भाग यानी जो तीलियों का ऊपरी भाग है वो जो कवर कर रहा है वहां पर आकर मिल रहा है, वो क्या है? जो कोण बन रहा है वही घन कोण होगा, यानी सॉलिड एंगल। हम ये कह सकते हैं कि किसी गोले का कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे ही घन कोण कहते हैं। गोले का कोई पृष्ठ ले लिया जाए तो गोले का कोई पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे ही हम घन कोण कहते हैं। यानी घन कोण क्या हुआ? एक तरीके से गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण। एक यही उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हो सकते हैं। कोन वाली आइसक्रीम सबने खाई होगी, फिलहाल नहीं खाए हैं तो अभी मत खाइएगा। कोविड-19 में आइसक्रीम या ठंडी वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। आयुष मंत्रालय बार बार कह रहा है कि आप गर्म पानी पिएं ताकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़े, और इम्यूनिटी पावर अगर ठीक रहेगी तो हम कोविड से अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। वैसे भी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो फिलहाल नहीं खाए हैं तो अभी मत खाइएगा, केवल देख कर काम चलाइए कि हम सॉलिड एंगल को समझ पाएं। घन कोण की अगर बात करें तो कोन वाली आइसक्रीम, या पिछली कक्षाओं में आपने कहीं गणित में मेंसुरेशन पढ़ा है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया है कि एक शंकु के आकार का कोई शंकु के आकार की एक वस्तु है और उस पर एक लकड़ी का अर्धगोलीय आकार को जोड़कर एक खिलौना बनाया जाता है। इसी खिलौने को हम लट्टू कहते हैं। तो वो भी एक वही आकृति हो गई, कोन वाली आइसक्रीम की आकृति हो गई। तो वो जो ऊपर अर्धगोलाकार भाग रखा हुआ है वो केंद्र पर यानी जो लट्टू की नोक है, कील जहाँ लगी होती है वहाँ पर जो कोण बनाता है उसी को हम घन कोण कह सकते हैं। यानी किसी गोले का
जो ऊपरी भाग है, गोले का जो पृष्ठ है, वो पृष्ठ उस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे ही हम घन कोण कहते हैं। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा, अगर एक चूंकि 3 डायमेंशन फिगर है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो इसको हम केवल समझ सकते हैं, केवल जान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ड्रा करके देख लेंगे और वो हमको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ 3 डायमेंशन फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि यहाँ हम केवल देख सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं। ये जो कोण होगा ये ओमेगा कहलाता है, और चूंकि छोटा कोण है इसलिए हम इसको डी ओमेगा लिख देते हैं, और डी ओमेगा का मान जो होता है वो डी ए अपान आर स्क्वायर होता है। घन कोण का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये दूरी आपकी आर हो जाती है, और ये जो एरिया है वो डी ए है। तो किसी गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उस कोण को हम घन कोण कहते हैं, और घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और दूरी के वर्ग यानी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये घन कोण की बात हुई, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर, और इसका मात्रक आप जानते हैं स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन ऐसा आर से लिख देते हैं, ये यूनिट हो जाती है, और इस प्रकार से ये घन कोण का मात्रक हो गया और घन कोण की डिफिनीशन हो गई। अब अगर संपूर्ण गोले का पृष्ठ है, पूरे गोले द्वारा, ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, पूरे गोले का पृष्ठ केंद्र पर ओमेगा घन कोण बनाता है, तो ओमेगा बराबर क्या होगा? ए बटा आर स्क्वायर, और ए का मान क्या होता है? गोले के लिए ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी ये 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्टेरेडियन, यानी किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का घन कोण अंकित करता है। किसी गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का घन कोण अंतरित करता है। ये बात हुई घन कोण की, और गोले के पृष्ठ द्वारा अंतरित संपूर्ण घन कोण की, कितना घन कोण अंतरित करता है, तो ये बात हो गई। जैसे आप एक बिंदु पर पढ़ते हैं 360 अंश का कोण बनता है, 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, वैसे गोले का केंद्र, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का जो पृष्ठ है वो गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का घन कोण अंतरित करता है। तो घन कोण हम जान गए। वैसे ये सब परिभाषाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब तक आप एरिया वेक्टर नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप गासियस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ सकते। जब तक आप सॉलिड एंगल नहीं पढ़ेंगे, घन कोण नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गासियस थ्योरम या और जो संबंधित परिभाषाएं उनको नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन जब तक ये जानेंगे नहीं तो रटी रटाई भाषा होगी, रट कर फिजिक्स नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से 4 पाई स्टेरेडियन का कोण ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, इसकी जरूरत भी पड़ती रहती है। तो एक स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन घन कोण होता है, और इसी क्रम में अगर हम स्टेरेडियन घन कोण होता है, और अगर हम इसी क्रम में, तो एक स्टेरेडियन क्या है? घन कोण की परिभाषा बताई गई कि किसी गोले का पृष्ठ केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो घन कोण कहलाता है। यानी घन कोण डी ओमेगा बराबर हो जाएगा ए बटा आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर ए बटा या डी ए अपान आर स्क्वायर। तो यदि हम ऐसा एक पृष्ठ ले लें जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, यानी यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर है तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यानी एक स्टेरेडियन। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर
क्षेत्रफल वाला जो पृष्ठ है गोले का, वो गोले के केंद्र पर जितना घन कोण अंतरित करता है उसी को एक स्टेरेडियन कह सकते हैं। अब हम अगर यहाँ पर घन कोण की बात करें, एक पृष्ठ है जो जिसका क्षेत्रफल है dA और जो यूनिट वेक्टर n है वो dA के साथ थीटा कोण बना रहा है। एक पृष्ठ है और पृष्ठ पर जो लंब है वो इसकी दिशा को दर्शाएगा, यानी ये हो गया। और यहाँ पर जो r वाली दिशा है वो यूनिट वेक्टर n की दिशा है। यूनिट वेक्टर n और वेक्टर dA के बीच का कोण थीटा है। तो ये जो पृष्ठ होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पृष्ठ हो जाएगा। ये dA हो गया और इनके बीच का कोण जो है वो थीटा हो जाएगा। इसको हम बेस कह सकते हैं। बेस अपान हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस थीटा होता है। त्रिकोणमिति में आप पढ़ चुके हैं, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो ये पृष्ठ है यानी आधार जो है वो dA cos थीटा हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जब आधार हो गया, इसका क्षेत्रफल हुआ dA cos थीटा। तो घन कोण जो होगा, घन कोण d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। तो इस तरीके से घन कोण की हम बात करते हैं और घन कोण के लिए ये सूत्र हम ले सकते हैं dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। इसी सूत्र को वेक्टर dA डॉट यूनिट वेक्टर r यूनिट वेक्टर n अपान r स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि थीटा वास्तव में क्या है? थीटा यूनिट वेक्टर n और वेक्टर dA के बीच का कोण है। तो इनका डॉट गुणा जो होगा वो dA cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इसका a डॉट b बराबर AB cos थीटा होता है। a का मापांक a हो गया यानी dA हो गया, यूनिट वेक्टर n का मापांक 1 हो गया, बीच के कोण की कोज्या यानी cos थीटा। तो इस तरीके से d ओमेगा बराबर वेक्टर dA डॉट यूनिट वेक्टर n अपान r स्क्वायर। ये फार्मूला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेक्टर d ओमेगा बराबर वेक्टर नहीं, d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करके हम घन कोण की बात कर सकते हैं। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स वास्तव में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स की मात्रा है उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को मापता है। यानी किसी सतह के, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो उस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को मापता है। पृष्ठ है, कोई पृष्ठ ले लिया जाए तो इस पृष्ठ से लंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो सब जो होगी वो वैद्युत बल रेखाओं का जो मापन होगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं। और इसको प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत लिया गया वो फाई से प्रदर्शित किया गया। बुक्स में फाई ई से भी लिखा गया है। आप फाई से लिखें या फाई ई से लिखें, एक ही बात है। फाई ई से लिख देने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल हो जाता है। वैसे जनरली लोग फाई से ही लिख देते हैं। आगे आपको चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ना है, फाई बी, इसलिए फाई ई से इसको लिख दिया जाता है, लेकिन फाई से लिखेंगे तभी चलेगा। और जो फाई का मान है, अगर किसी पृष्ठ की बात की जाए तो किसी पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स का मान है डी फाई, वो ई डॉट डी ए के बराबर है। यह एक अदिश राशि है और जो इसका मान है वो फाई का मान वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के बराबर हो जाता है। अगर किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए है, उस पर जो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है, तो डी फाई का मान यानी वैद्युत फ्लक्स का मान वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के गुणनफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये फाई हो जाता है और इसको हम लिखते हैं ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का संपूर्ण इंटीग्रल कर लिया जाता है, तो क्षेत्रीय समाकलन कर लेते हैं तो हमको संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स मिल जाता है। अब अगर ई और डी ए के बीच का कोण थीटा है तो हम लिखते हैं ई डी ए cos थीटा।
ई डी ए cos थीटा लिख देते हैं, जबकि थीटा क्या है, थीटा क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन करने में उनको दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि थीटा की परिभाषा उनको नहीं आती और हम कई बार इसको चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आप इसको ढंग से समझें। ई डॉट ए के बराबर हुआ ये, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर फाई का ई ए cos थीटा, ए बी cos थीटा लिखते थे, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा लिखते थे, तो थीटा क्या होता था, थीटा होता था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। तो यहाँ पर ई ए cos थीटा लिखा है, तो थीटा क्या होगा, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण। अब वेक्टर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर है, यानी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमने बिल्कुल शुरू में इसकी चर्चा की है, पृष्ठ पर लंब खींचा गया तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है। ये हो गया एरिया वेक्टर। अगर ये पृष्ठ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब सपोज दैट कि वेक्टर ई की दिशा ये है, ये वेक्टर ई की दिशा है, तो इनके बीच का जो एंगल है वही थीटा होगा। कभी कभी ई का कोण समतल पृष्ठ के साथ दिया होता है, तो हमको 90 में से घटा के तब थीटा निकालेंगे, क्योंकि थीटा जो है वो वेक्टर ए के साथ है। ये तो ए है, ए है ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के साथ जो कोण वेक्टर ई का होता है उसी को हम थीटा कहते हैं। यानी पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब और वेक्टर ई के बीच के कोण को थीटा कहते हैं। जो समतल पृष्ठ है उस समतल पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब और वेक्टर ई के बीच का कोण थीटा होगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम फिर एक बार यहाँ कर रहे हैं। ये पृष्ठ है, अगर हमारा क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफलीय वेक्टर है, ये क्षेत्रफलीय वेक्टर होगा, क्योंकि ये पृष्ठ है तो ये क्षेत्रफलीय वेक्टर होगा, और ये वेक्टर ई है, तो वेक्टर ई और ए के बीच का जो कोण होगा वो थीटा होगा। शायद वहाँ क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर होगा। ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर ई है, तो ई और ए के बीच का जो कोण है वो थीटा होगा, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण। जबकि ए ये है, कभी कभी ए के साथ यानी पृष्ठ के साथ कोण दिया होता है, इसके साथ, तो इस कोण को हम जब 90 में से घटाएंगे तभी हमको थीटा फाइंड होगा। तो न्यूमेरिकल करते समय या क्वेश्चन की बात करते समय इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि थीटा दिया है 60 अंश, हम रख देंगे 30 अंश, या थीटा 30 अंश होना चाहिए, हम रख देंगे 60 अंश। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो ई ए cos थीटा में थीटा का मान है वो थीटा का मान वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच के कोण के बराबर होता है। अब हम बात करें फाई के मात्रक की, तो जो फाई का मात्रक होगा, फाई बराबर ई ए cos थीटा, फाई का मात्रक यहाँ पर हम लिख सकते हैं। थीटा क्या है, वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के बीच कोण। फाई का अगर हम मात्रक लिखें तो फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई ए cos थीटा का, और ई का मात्रक पढ़ चुके हैं न्यूटन प्रति कूलम, और ए का मीटर स्क्वायर। cos थीटा विमाहीन राशि, यानी हम इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा, और चूंकि cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है इसलिए हम फाई का ये मात्रक हमारे पास हो जाता है। और अगर फाई का विमीय सूत्र लिखें तो न्यूटन के लिए m/L/T-2, मीटर के लिए L तो L2 हो गया, और कूलम के लिए AT एम्पियर सेकेंड, तो ये हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा mL3T-3 mL3T-3A-1। और इस प्रकार से अगर हम MKS पद्धति में इसका मात्रक देखें तो मात्रक हो जाएगा
किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड क्यूब एम्पियर, यानी किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड क्यूब एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा एमकेएस पद्धति में। तो फाई के मात्रक की बात हो गई, फाई के विमीय सूत्र की बात हो गई, फाई का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, फाई का विमीय सूत्र हो जाएगा mL3T-3A-1। अगर हम एमकेएस पद्धति में मूल मात्रकों के पदों में इसका मात्रक लिखें तो किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड क्यूब एम्पियर, ये इसका मात्रक हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ गासियस थ्योरम। पढ़ने के लिए इन चीज़ों का जानना आवश्यक है। हमने आपको एरिया वेक्टर बताया, सॉलिड एंगल बताया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया। एरिया वेक्टर जानेंगे तभी आप गासियस थ्योरम पढ़ पाएंगे, क्योंकि वेक्टर ए जानना बहुत आवश्यक है। सॉलिड एंगल जानेंगे, घन कोण बिना जाने हम आगे की चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिना जाने हम गासियस थ्योरम की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि गासियस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही बताता है। अगर हम समरी रूप में कहें तो जो गास की प्रमेय है वो ये बताती है कि किसी गासियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जब आप फाई की डिफिनीशन नहीं जानेंगे तो कैसे गासियस थ्योरम की बात करेंगे। गासियन पृष्ठ, बंद पृष्ठ, जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होते हैं उसे ही हम गासियन पृष्ठ कह देते हैं। कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ को हम गासियन पृष्ठ कह देते हैं। तो ये इस वीडियो की, इस लेक्चर की बात हुई। हमने इस सेशन में क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर पढ़ा, घन कोण पढ़ा यानी सॉलिड एंगल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स की बात की, और इस क्रम में अब आगे गास की प्रमेय की चर्चा करनी है। और गास की प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। आज वाले टॉपिक में वैद्युत फ्लक्स जो था वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है, और इस पर एक सवाल भी पूछ लिया जाता है। फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए पर कोई सवाल दे देता है कि वेक्टर ई दिया हुआ है 3i धन 4j और वेक्टर ए दिया है 2i, तो फाई ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी यदि तो कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, क्या होगा जो ए से गुजर रहा है। तो फाई बराबर, ये जनरल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 3i धन 4j और डॉट 2i, ये हो जाएगा 3 का 2 से गुणा यानी 6 मात्रक हो जाएगा। यहाँ कोई मात्रक नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पर मात्रक लिख लेते हैं। अगर ये न्यूटन प्रति कूलाम में दिया होता और ये मीटर स्क्वायर में दिया होता तो हमारा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है और सरल क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। बाकी हमको लग रहा है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूर महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल सब इसी पे होंगे। फाई का विमीय सूत्र हो सकता है, मात्रक हो सकता है, फाई कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, इसकी चर्चा हो सकती है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो सकता है। और हम गासियस थ्योरम की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और हमारे चैनल पर आप बने रहिए। आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमारे सेशन में बताई गई बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएँ। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करने पर इसका लाभ उनको मिल सके और वे घर पर रहकर अपना अध्ययन कार्य अनवरत रूप से जारी रख सकें। तो अगले सेशन में गासियस थ्योरम के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए